topic. Chapter number 8, linear graphs and their applications. Subtopic, exercise number 8.2. Okay, so नीचे कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कर रही हूँ और जस्ट मैं सोल्यूशन से स्टार्ट करूँगी. और सबसे पहले इसका गिवन डाटा लिखेंगे. मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ. इसकी पहले देखिए स्टेटमेंट में क्या है कि ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन द लीटर्स एंड गैलन्स. आपने लीटर्स और गैलन्स के दरमियान कन्वर्जन ग्राफ बनाना है और यूजिंग दिस रिलेशन यानी गिवन आपके पास क्या है 9 लीटर्स इज इक्वल्स टू 2 गैलन्स. आपके पास गिवन है 9 लीटर्स जो हैं वो 2 गैलन्स के इक्वल हैं. टेकिंग लीटर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड गैलन्स अलोंग द वर्टिकल एक्सिस. अच्छा, इसको हम इस साइड पे सॉल्व करते जाएंगे. टेबल तो खैर बनाएंगे. ग्राफ में यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ कि आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आपने जो लीटर्स लेने हैं, ये तो खैर यहाँ 0 ही होगा, लीटर्स लेने हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अलोंग लेने, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग. इसको यहाँ एक्स एक्सिस राइट डाउन कर देती हूँ. ठीक है. और आपने क्या एक्स एक्सिस मींस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग लेनी है. आपने लेने हैं लीटर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट एंड गैलन्स अलोंग वर्टिकल एक्सिस, मतलब आपने वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो क्या लेने हैं, गैलन्स लेने. तो यहाँ आप लीटर्स और गैलन्स राइट डाउन कर दें. ठीक है. उसके बाद आपके पास जो पार्ट 1 में गिवन है फ्रॉम द ग्राफ बनाने के बाद रीड करेंगे हम कि द नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स के अंदर रॉन्ग आता है. इसको दोबारा से करवाती हूँ, दोबारा से इसको अंडरस्टैंड करें. अगर हम एक का डिफरेंस ले रहे हैं तो आपकी जो एक गिवन वैल्यू है उसके साथ भी और जो दूसरी वैल्यू बिल्कुल आपस में मिसमैच कर जाते हैं, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट बन जाती है. बिकॉज अगर आपके पास कोई चीज़, मैं दोबारा इस स्टेटमेंट को लिखती हूँ. गिवन आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास 9 लीटर्स है, स्टार्ट करने से पहले वो 2 गैलन्स के इक्वल है, तो आप जरा इसको खुद माइंड से रीड करें कि 9 का अगर डबल कर दें 18 लीटर्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, गैलन्स भी डबल हो जाएंगे, 4 गैलन्स. तो हम 3 का डिफरेंस लेके इस क्वेश्चन को और 18 का डबल कर लें, दैट इज 36 लीटर्स. तो 4 का डबल कर मैम, इनको डबल क्यों कर रहे हैं? 8 गैलन्स. एक गिवन है ये वाला, और ये आपने फाइंड आउट करने थे पार्ट 1 और पार्ट 2 के अकॉर्डिंग. तो मैं इसको आपको ये बता रही हूँ कि अगर हम एक 3 का डिफरेंस ले रहे हैं तो 3 के डिफरेंस पे आपके पास ये डाटा और ये डाटा मैच नहीं कर रहा. एंड देयर इज सम रीजन बिहाइंड दिस कि व्हाई दिस डाटा, क्यों इसके पीछे मैच नहीं कर रहा. क्योंकि वो आपका इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर 9 पे 2 हैं तो 18 पे मस्ट होने चाहिए, डबल ही होने चाहिए ना. अगर 9 है तो आपने 9 लीटर्स को डबल कर दिया, 18 लीटर्स बना दिया, तो ऑब्वियसली उसके गैलन्स भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे. अब 18 को आपने डबल कर दिया, 36 किया, तो ऑब्वियसली उसके गैलन्स भी डबल हो जाएंगे. तो इसका जो टेबल है वो इस तरह स्टेटमेंट से बनता है. उस 3 के डिफरेंस में कोई चीज़ रॉन्ग आ रही है, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस आई विल टेल यू लेटर. ठीक है, उसको मैं आपको बाद में बता दूंगी. फिलहाल आपने इसको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है. तो मैं इसका डाटा यहाँ से रिपीट कर देती हूँ कि आपके पास इसको इसी तरह बस राइट डाउन करो, यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट करो. गिवन डाटा आपके पास क्या है, गिवन डाटा आपके पास ये था कि 9 लीटर इज इक्वल्स टू 2 गैलन्स. और ये अब आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए खुद कंक्लूड किया कि अगर 9 लीटर इज इक्वल्स टू 2 गैलन्स हैं तो 18 लीटर्स ऑब्वियसली कितने गैलन्स के इक्वल हो जाएंगे, 4 गैलन्स के इक्वल हो जाएंगे. और दूसरा आपके पास पार्ट में गिवन था कि आपके पास 8 गैलन्स है तो कितने लीटर्स होंगे. तो जब आपके पास 4 गैलन्स, तो 4 को डबल किया 8 गैलन्स में, तो इट्स मीन उसके लीटर्स भी डबल हो जाएंगे. तो 18 लीटर्स पे 4 गैलन्स थे, तो 18 का डबल जो है वो 36 होता है, तो 36 लीटर्स पे 8 गैलन्स आते हैं. ये अब आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को खुद माइंड ऑब्जर्वेशन से कर लिया. अब आप जस्ट इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताएंगे कि क्या ये जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सही है. जब हम देखो, जब हम अरसलान ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे 3 के डिफरेंस में, उसमें बिल्कुल सही हो गया था.
कि 18 लीटर पे 4 गैलन आ रहे थे, बट के टेबल में जो Yes. था वो 3 लीटर का एक डिफरेंट आ रहा था. तो देयर इज सम काइंड ऑफ मिस्टेक. हाँ अरसलान बताएं. मैम. हेलो मैम. जी हेलो हसीब, क्या कह रहे हैं आप? मैम, मैं कह रहा था कि डबल क्यों किए ने? तो आप क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट रीड आउट करो, उसमें आप थोड़े से लेट ज्वाइन किया ना इसलिए नहीं समझ आ रही. ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन द लीटर्स एंड गैलन्स यूजिंग द रिलेशन 9 लीटर्स इज इक्वल्स टू 2 गैलन. आपके पास गिवन ये था कि 9 लीटर इज इक्वल्स टू 2 गैलन है. और अब मैं विदाउट रीडिंग द स्टेटमेंट, वो जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, उसको नहीं रीड करी, पार्ट 1 और पार्ट 2 को रीड कर रही हूँ. दैट इज द नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स. आपने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ लीटर्स. आपने लीटर्स सॉरी नंबर ऑफ गैलन्स फाइंड करने. पार्ट 1 पढ़ो. नंबर ऑफ गैलन्स फाइंड करने. जब आपके पास लीटर्स कितने गिवन है? 18. तो आपके पास अगर 18 लीटर गिवन है तो आप खुद सोचिए कि गैलन्स कितने होंगे. ऑब्वियसली अगर 9 लीटर्स पे 2 गैलन्स है तो 18 लीटर्स पे क्या होगा? 4 गैलन्स हो जाएंगे, उसके डबल हो जाएगा, क्योंकि डाटा के अकॉर्डिंग तो हम इसको इसी तरह कर सकते हैं. अब सेकेंड पार्ट इसका रीड करो, तो वो आपसे डिमांड क्या करें, फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ लीटर्स. आपने लीटर्स फाइंड करने के लीटर्स क्या है, जबकि गैलन आपके पास 8 गैलन्स गिवन है. तो आप इसकी ऑब्जर्वेशन इससे करोगे कि जब 4 गैलन है तो उसको डबल किया तो 8 गैलन हो गया. 4 गैलन पे अगर 18 लीटर्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली 8 गैलन पे उस 18 का डबल हो जाएगा, तो वो आपके पास 36 हो रहा है, क्योंकि ये नंबर्स डबल हो रहे हैं. अच्छा, उस स्टेटमेंट की रीजन क्या थी? क्योंकि ये नंबर्स डबल हो रहे हैं, एक एक नहीं इंक्रीज कर रहा. और हम क्या कर रहे थे उसमें? एक एक मीन्स एक एक लीटर इंक्रीज करवा रहे थे, एक एक गैलन इंक्रीज करवा रहे थे, एंड 3 आपके पास लीटर्स उसमें इंक्रीज हो रहे थे. दैट्स वाई आपके पास जो टेबल था वो रॉन्ग आ रहा था, क्योंकि एक एक गैलन इंक्रीज करने में 18 पे कितने लीटर्स आ रहे थे? 5 गैलन आ रहे थे. 18 लीटर्स पे कितने गैलन आ रहे थे? 5, जो कि रॉन्ग हो जाता है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर 9 पे 2 गैलन है तो 18 पे मस्ट ऑब्वियसली 9 का डबल है 18, तो गैलन भी तो डबल ही होने चाहिए, तो वो आपके पास 2 गैलन आ जाएंगे. ठीक है, अब क्लियर हो चुकी है ठीक है, जो? समझ में आ गई. ठीक है. ओके, वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया. ग्राफ बनाते हैं जस्ट. अब ग्राफ बना लेते मैम हैं तो ये आपकी आपको आवाज क्लियर. नहीं आ रही. ग्राफ बना लेते हैं और उसको क्लियर करते हैं. ग्राफ में, अच्छा मैंने वो कहा था कि मैं स्टेटमेंट का पार्ट नहीं रीड करूंगी, वो वाला रीड करती हूँ. उन्होंने ये बोला हुआ है कि टेकिंग लीटर्स अलोंग द हॉरिजेंटल एक्सिस. हॉरिजेंटल एक्सिस एक्स एक्सिस को कहते हैं, तो आपने इसके अलोंग जो है वो लीटर्स लेने हैं. और टेकिंग टेकिंग गैलन्स अलोंग द वर्टिकल एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं, और इसके अकॉर्ड अलोंग आपने गैलन्स ले लिए. ठीक है. और यहाँ पे हमेशा ऑब्वियसली जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं वो ओरिजिन होता है, वो पॉइंट हम जीरो कहते हैं उसको. अब हम ड्रॉ करेंगे. अब ज़्यादातर जो लीटर्स है वो 9, 18 और 36 हैं, तो बस ये नंबर राइट डाउन करें, 9, 18 एंड 36 अलोंग द लीटर्स. और गैलन्स आपके पास जो जो आएंगे बस वो राइट डाउन करें, दैट इज 2, 4 एंड 8. अच्छा, ग्राफ हमेशा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि रियल एप्लीकेशंस कर रहे हैं लीनियर ग्राफ्स की, तो ऑब्वियसली जब 0 लीटर्स होंगे तो 0 ही गैलन होगा, तो ग्राफ स्टार्ट यहाँ से हम करेंगे 0 0 से. अब जब 9 लीटर्स थे 2 गैलन था, तो ये आप मैच कर रहे हैं इस पॉइंट पे. जब 18 लीटर्स थे 4 गैलन था, तो ये पॉइंट मैच कर रहा है इस पे. जब 36 लीटर हैं और 8 गैलन आ रहे हैं, तो ये पॉइंट है इस पे मैच कर रहा है. अब ये आपके पास वो जो ग्राफ है, कन्वर्जन ग्राफ ऑफ फ्रॉम लीटर्स टू गैलन्स, ये आपने ड्रॉ कर दिया. अब बेशक आप यहाँ साथ साथ राइट डाउन भी करते जाएं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम जो ले रहे होते हैं उसको पहले ऑर्डर पेयर में लिखते हैं. मीन्स आपके पास 9 लीटर्स में कितने गैलन्स थे? 2. फिर सेकंड पार्ट में आपने बता दिया कि 18 लीटर्स थे और गैलन कितने आ रहे थे? 4. एंड थर्ड पार्ट में आपने बता दिया कि 36 क्योंकि लीटर्स थे और गैलन्स कितने आ रहे थे? 8. ये आप इसको ड्रॉ भी कर दें और साथ जस्ट इसका सोल्यूशन है. Now, is it clear to everyone? Yes. यस मैम. Okay, good. ठीक है, इसे नोट डाउन करें. फिर नेक्स्ट आपके पास है सऊदी रियाल को रुपीस में कन्वर्ट करना है. वैसे आजकल क्या, अभी तो इन्होंने दिया हुआ है कि 1 सऊदी रियाल जो है वो 16 रुपीस के इक्वल है, लेकिन आजकल तो हमारी करेंसी बहुत ही लो डाउन जा रही है. 80 to 90 तो होगी सऊदी रियाल का. किसी को कंफर्म पता? नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड भी करती हूँ साथ साथ स्टेटमेंट के 15/3/2008 में एक्सचेंज रेट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी इन सऊदी रियाल वाज एज अंडर.
1 Saudi riyal is equals to 16.70 rupees. If Pakistani currency Y is expression of the Saudi riyal is X, मतलब उन्होंने पाकिस्तानी करेंसी को Y से रिप्रेजेंट कर दिया है और सऊदी रियाल को X से करके बता रहे हैं कि अंडर दिस रूल Y is equals to 16.70x. Draw the conversion graph between these two currencies by taking Saudi riyal along the axis. अच्छा, along the x axis. इससे पहले कि मैं स्टार्ट करवाऊँ आपको मैं बता देती हूँ जितनी भी हमारी करेंसी कन्वर्जन होती है उसमें जो हमारे पास जिस करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ली जाती है. लाइक वैसे तो देखा जाए हमारे रुपीज़ की सबसे ज़्यादा कदर नहीं है, उसी की वैल्यू नहीं है, लेकिन बाकी सब जितनी भी होगी, डॉलर होगा, जो बड़ी चीज़ होगी, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल देती हूँ कि जो ग्रेटर वैल्यू होगी, ग्रेटर इन द सेंस इज नॉट दैट कि जिसका नंबर ज़्यादा होगा 16, 17, 18, 19, जिसकी रियल वैल्यू ज़्यादा होगी. लाइक डॉलर की ज़्यादा है वो एक्स एक्सिस में लिया जाएगा. जैसे हम ज़मीन में जो चेंज करते हैं एकड़ इंटू हेक्टर, तो एकड़ की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और हेक्टर जो होता है वो एकड़ से छोटा होता है तो उसे वाई एक्सिस पे लेते हैं. जैसे माइल और किलोमीटर में अगर डिस्टेंस में कन्वर्जन करें तो किलोमीटर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं तो उसको हम वाई एक्सिस पे ले रहे होते हैं और माइल क्योंकि बड़ा होता है तो उसे हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे होते हैं. तो जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू होती है उसको हमेशा हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे होते हैं. ग्रेटर इन द सेंस ऑफ नॉट इन द सेंस ऑफ वैल्यू, वो आपके पास रियल मीनिंग में आता है कि कौन सी चीज़ बड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग. वरना तो देखा जाए तो वैल्यू के लिहाज से तो अगर एक सऊदी रियाल है तो सऊदी तो रियाल तो जस्ट 1 है, जबकि रुपीज़ के नंबर्स तो 16 हैं, तो नंबर के लिहाज तो हम कहेंगे कि वो 16 ज़्यादा होगा अगर नंबर वैल्यूज़ में सोचें. बट हम इसमें रियल एप्लीकेशंस हैं ये लीनियर ग्राफ्स की, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है इन रियल सेंस उसको हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं और जिसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं उसको हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं. जितने भी आगे क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स में भी और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें भी आपने ऐसे करना है. और जैसे अगर आप इसमें भी देखें, बस ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में करवाऊंगी तो पता चल जाए. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट में उन्होंने काफ़ी कुछ सॉल्व करके दिया हुआ है, मीन्स इक्वेशन बना के दी हुई है, हम उसका जस्ट सोल्यूशन ही राइट डाउन करेंगे. हाँ, एक और बात कि आपके पास जब एक मिनट गिवन आपके पास है y is equals to मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रही हूँ, मैं ये नहीं लिख रही कि 1 सऊदी रियाल इज इक्वल्स टू दिस रुपीस. मैम क्योंकि आपने वो व्हाट्सएप पे लिंक सेंड नहीं की थी. लिंक सेंड कर यस दूंगी. मैम. क्या हुआ, वो इमाद अभी लिख रहा है. क्या कह रहे हैं? मैम आपने वो लिंक सेंड नहीं क्लास की की थी. मीटिंग की. मैंने काफ़ी पहले लिंक सेंड कर दिया था क्योंकि टाइमिंग थोड़ी लेट कर दी थी ना, वो मैम नहीं लाइट आई. की वजह से ग्रेड 10 का 30 मिनट्स लेट हुआ था. आप उसे मैम मैसेज नहीं कर दो आई. कि क्लास स्टार्ट हुई हुई है, ज्वाइन कर लें. आप ग्रुप में मैसेज कर दें ज्वाइन द क्लास, मीटिंग स्टार्ट है, और मीटिंग में मैं एंटर लिंक है और लिंक कहीं ऊपर उसे लिंक को फॉरवर्ड वो इनकोड करके बता दो कि ये लिंक है. अच्छा, अब मैं यहाँ से जस्ट सोल्यूशन से स्टार्ट कर देती हूँ कि y इज इक्वल्स टू 16.70 x आपके पास गिवन है कि सऊदी रियाल इज इक्वल्स टू 16.70 रुपीज़. ठीक है, अब जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगी, मैं ये आपको बात पहले भी बताना चाहती थी कि इन द केस ऑफ लीनियर ग्राफ जब हम लेते थे वैल्यूज़, आपको याद होगा उन सब ग्राफ में -2, -1, 0 फिर 1 एंड 2 लेते थे. बट इन द केस ऑफ रियल एप्लीकेशंस जो कि डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, आपको पता है डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मनी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. इसी तरह जैसे हम एकड़ हेक्टर वगैरह को यूज़ करते हैं वो भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. और इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी जिसमें हम यूज़ करेंगे जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो उसको हमेशा हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे, 0, 1 एंड 2 तक वैल्यू लेंगे. ये आपने याद रखना है कि आपको खुद भी याद रहना चाहिए कि रियल एप्लीकेशंस में जैसे मनी आ जाती है, मनी कन्वर्जन आ जाती है, डिफरेंट करेंसीज की कन्वर्जन आ जाती है, एकड़ हेक्टर की कन्वर्जन आ जाती है, डिस्टेंस की कन्वर्जन आ जाती है, उसमें हम वैल्यूज़ कभी नेगेटिव नहीं लेते बिकॉज ना तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है, ना ही करेंसीज कभी नेगेटिव हो सकती हैं, और ना ही एकड़ और हेक्टर वगैरह जिसमें हम मेजर करते हैं वो भी आपके पास कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. इसलिए हम जब भी टेबल बनाएंगे ओब्वियसली एक्स की वैल्यूज खुद से सपोज करेंगे, बट वो आपने पॉजिटिव वन सपोज करनी है और स्टार्ट कहाँ से लेना है, 0 से लेना है. 0, 1, 2, बेशक 3 तक चले जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा.
अब y जो है वो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आता जाएगा, इसमें पुट करेंगे आप। जब x की वैल्यू 0 पुट की तो ऑब्वियसली 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ गया। जब x की वैल्यू आपने 1 पुट की तो आपके पास 16.70 जीरो आ स्टार्ट गया। करना जरूरी है? हाँ रेस्टोरेंट रिपीट करो। जीरो से स्टार्ट करना हाँ जरूरी है? 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, करेंसीज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हेक्टर हेक्टर्स वन कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो उसे 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 और 1 वन 2 से नहीं कर सकते? किससे वन से कर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, सकते? 1 से भी कर सकते हैं। लेकिन असल में जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना तो स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक ये करते हैं कि हम जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ की जो इनिशियल लाइन मैच करती है ना वो यहाँ ओरिजिन से हम स्टार्ट करते हैं। तो बाद स्टूडेंट जो होता है कि अगर 1 नहीं राइट डाउन करे, 0 नहीं राइट डाउन करे, 1 से स्टार्ट करें तो अपना ग्राफ भी जो है 1 से ही बनाना शुरू करते हैं। तो इसकी इनिशियल पॉइंट नहीं, या तो इनिशियल पॉइंट को मैच कर दो तो 0 पे 0 ही होगा, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। तो अक्सर मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैं 1 से प्रेफर नहीं करती, मैं कहती हूँ कि आप 0 से ही स्टार्ट करें। ठीक है, वो जस्ट फॉर अ ग्राफ, वरना तो आपको 0 करेंसी 0 मतलब कोई कन्वर्जन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली 0 पे तो हर चीज़ 0 ही होगी। दोनों चीज़ें नहीं, कुछ भी 0 मीन्स कुछ भी नहीं है। तो ना आपके पास मनी है, कुछ करेंसीज हैं, कुछ ना ही डिस्टेंस है, तो इट्स मीन दोनों कन्वर्जन आपके पास 0 पे 0 ही आती हैं। अब 2 पे देखें तो आप कैलकुलेटर में इसको लिखें 16.70 मल्टीप्लाई 2, तो x जब 2 था तो क्या आंसर आता है 16.70 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपके पास आंसर आ जाता है 33.4। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास है 3 से करें, 3 मल्टीप्लाई 16.70, तो आपके पास आंसर आ जाता है 3 पे 50.1। अच्छा, अब ये आपके जो फर्स्ट थे ऑब्वियसली आपको पता है कि ये सऊदी रियाल को शो कर रहे हैं, क्योंकि 1 सऊदी रियाल पे ये था, 2 पे ये आया, 3 पे ये आया, और ये आपके पास क्या शो कर रहा है, रुपीस शो कर रहा है। ठीक है, अब जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे आपको पता है कि जो ग्रेटर वैल्यू होती है इन द सेंस ऑफ रियल में वैल्यू, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सऊदी रियाल, मैं SR लिख लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास रुपीस, तो इसको मैं RS लिख लेती हूँ। अब आप यहाँ पे राइट डाउन करें, सऊदी रियाल हमने 3 तक लिए हैं, 0 1 2 एंड 3, और इस साइड पे आपने जो वैल्यूज ली हैं वो आपके पास जो आई हैं बस उसे राइट डाउन करो। आपके पास एक आई है 16.70, एक आपके पास आई है 33.4 एंड 50.1। अब इसको इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 0 पे 0 ही था, 1 पे 16, 2 पे 33.4 और 3 पे 50.1। अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लें, आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। मैम इन पॉइंट्स के साथ जो वैल्यू ज्वाइन किया वो नहीं लिखेंगे? हाँ लिख लो, लिखेंगे, और बहुत सही इसके मीनिंग में लिया जाता है। यानी आप यहाँ लिखेंगे 1 सऊदी रियाल का आंसर आया था 16.70, और 2 सऊदी रियाल का आया था 33.4 रुपीज़, 3 सऊदी रियाल का आंसर आया था 50.1 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर इक्वेशन भी राइट डाउन कर दें कि ये जो ग्राफ कन्वर्ट कर रहा है ये आपके पास इसका कन्वर्जन करा। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल इसका ग्राफ है, आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहाँ वेवी टाइप होती है क्योंकि वो बोर्ड पे बनाना है, टिल्ट होकर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस। ओके ठीक है, इसे नोट डाउन कर लें, फिर रेज कर लूँ ये क्वेश्चन। यस। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मैं इसका पार्ट 2 करवाऊंगी, पार्ट 1 और पार्ट 4 की क्वेश्चंस मैं यहाँ साइड पे बनवा दूंगी। बस पहले पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में है कि 1 एकड़ इज इक्वल्स टू 0.4 हेक्टर। आपने इसका कन्वर्जन ग्राफ ड्रॉ करना है। ऑफ कोर्स ये एकड़ और हेक्टर भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो आपको माइंड में तो आ चुका होगा कि इसकी जो वैल्यू स्टार्ट करेंगे वो 0 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इक्वेशन राइट डाउन करते हैं। मैम इक्वेशन में हेक्टर जो ज्यादा 1, होता है एकड़? जी बोले अरसलान। हेक्टर ज्यादा होता है एकड़? अच्छा, एकड़ ज़्यादा होता है या हेक्टर, ये पूछो। एकड़ ज़्यादा होता है क्योंकि 1 एकड़ में आपके पास कितने हेक्टर्स आते हैं, 0.4 हेक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या ले रहे हो,
जो वन वैल्यू होती है जिसको भी हम वन राइट डाउन करते हैं उसको वाई सपोज करते हैं, और यहाँ पे जो टर्म वाई जस्ट जिस साइड पे भी वन लिखा होता है उसको हम ज़्यादातर वाई ही सपोज करते हैं। इसको भी वाई कर सकते हैं, नो इश्यू, लेकिन 0.4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे इसी तरह राइट डाउन करते हैं 0.4 हेक्टर। हेक्टर को हम एक्स एक्सिस से राइट डाउन करते हैं। ठीक है, ये बात इक्वेशन समझ में आ गई है? यस। Yes, ma'am. अच्छा अरसलान, आपने पूछा था कि एकड़ ज्यादा होता है या हेक्टर ना? मैंने क्या Yes. आंसर दिया था? एकड़। नहीं नहीं, हेक्टर हेक्टर ज्यादा होता है अगर मैंने ये आंसर दिया, क्योंकि 1 एकड़ के अंदर जो है वो बिल्कुल देखो, ये खुद यहाँ पे ही नजर आ रहा है, तेजी में आंसर 0.4 है। 1 एकड़ के अंदर बहुत ही स्मॉल वैल्यू आपके पास हेक्टर की आ रही है, तो जो आपके पास हेक्टर होगा ना वो ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, ठीक। अच्छा इसको हम राइट डाउन ये करेंगे कि जो आपके पास एकड़ है वो एक्स एक्सिस के अलोंग, और टेबल में यहाँ साइड पे बना दूंगी। ठीक है, और हमेशा 0 से इसका स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसको हमने इस साइड पे राइट डाउन किया है। हम इसको भी इधर भी शिफ्ट करके कर सकते थे। इसको एच ई और सी राइट डाउन कर देते हैं 0 से। आपको पता है एक्स की वैल्यूज हम खुद से सपोज करते हैं, यहाँ टेबल पे इसकी वैल्यू सपोज करते जाएं, एक्स और वाई की आपके पास आती जाएंगी 0 1 2 और 3। 0 पे ऑब्वियसली 0 आ जाएगा, 1 पे क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, और जब 2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखें। 0.8. 0.8। आप बोलते जाओ। 0.8। आगे, हाँ 0.8 एंड 3 से 3 से क्या आता है बोल दें, 3 मल्टीप्लाई 0.4 1.2। ठीक है, ये आपके पास टेबल फॉर्म हो गया। अब इसकी वैल्यूज जो आई हैं वो राइट डाउन करें, जो आई हैं बस जस्ट वही, दैट इज 0.4 0.8 और मैम 2.4 आता है. कहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने 0. से, अच्छा 0.8 0.4 को मल्टीप्लाई करने ना. हाँ 0.4 को 3 से, ठीक है, और मैंने फिर गलती से 0.8 को कर लिया. ठीक है 0.8 के बाद 3 से मल्टीप्लाई किया है 0.4 को, तो 1.2 आया है। अब ये आपके पास जो आंसर्स आए जस्ट वो राइट डाउन किए, 0 पे 0 था, 1 पे ये वैल्यू, 2 पे 0.8, 3 पे 1.2। अब इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे आपके पास, तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा y इक्वल्स टू 0.4x। ठीक है, इसमें वैल्यूज राइट डाउन करनी है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह पॉइंट्स को लिख लो तो इट्स ओके, ऐसे राइट डाउन भी कर लो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 पे आपके पास 0.4 आ रहा है, 2 पे आपके पास 0.8 आ रहा है, यहाँ स्पेस कम होती है ना तो लिखा ही नहीं चाहता। 3 पे आपके पास 1.2 है। ठीक है, समझ में आ गई है स्टूडेंट्स ये टेबल और ये क्वेश्चन? यस मैम, हमें तो उसी की तरह करना है। हाँ ये सारे क्वेश्चन उसी तरह हैं, सब ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मैं इसीलिए कह रही थी कि इसकी सिर्फ इक्वेशंस सही है. बनवाऊंगी और बाकी आपने खुद करनी है। मैं यहाँ इक्वेशंस लिख रही हूँ। पार्ट 1 आपके पास गिवन है 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर। आप इसमें लिखेंगे 1 जो होता है वो y को रिप्रेजेंट करना है, बस आप इसको इस तरह याद करें, y इज इक्वल्स टू 1.6x। सेकंड जो आपके पास पार्ट है, और सेकंड तो मैंने करवा दिया, इसके बाद फोर्थ वाला देखें। फोर्थ वाले में थोड़ा सा अरेंज कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें आपके पास इतने डेसिमल पॉइंट्स आ जाएंगे कि जिसको ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप पहले 86 इधर डिवाइड हो रहा है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका यहाँ आ जाएगा कि $1 इज इक्वल्स टू 86 रुपीज़।
ठीक है, तो आप यहाँ पे $1 को y ले लेंगे, y इज इक्वल्स टू 86x। तो डॉलर को x एक्सिस के अलॉन्ग और रुपीस को y एक्सिस के अलॉन्ग लेके आपकी कन्वर्जन हो जाएगी। तो ये फर्स्ट और फोर्थ की क्वेश्चन है, ये हिंट के तौर पे आप बुक पे ही राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है वो मैं करवाती हूँ, ये नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद ओके बोलो। हो गया। डन। ओके डन हो गया। यस। ठीक यस है, मैम। अब ये टेम्परेचर क्या है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो टेम्परेचर्स होते हैं वो सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव में एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन इस ग्राफ में हम जो है जस्ट पॉजिटिव से ही वैल्यू लेंगे, पर टेम्परेचर हम एक एक नहीं लेंगे कि लाइक 1 है फिर 2 है फिर 3 है, इस तरह करके नहीं, टेम्परेचर का 10 का डिफरेंस लेते हैं। तो ये मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं और एक ग्राफ ड्रॉ करते हुए करते हैं, एक टेबल फॉर्म करते हुए। इसकी इक्वेशन ऑलरेडी फॉर्म हुई हुई है 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो जब हम इसका टेबल बनाएंगे, डायरेक्टली इसका पहले टेबल बना लेते हैं देन ग्राफ। तो टेबल आपके पास जो है, क्योंकि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू आ रही है वो सेल्सियस है, तो उसको उसकी वैल्यू हम खुद से सपोज करेंगे, और कन्वर्जन भी ये सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का फार्मूला है, आप लोगों ने मेरे ख्याल से फिजिक्स में पढ़ भी लिया होगा, चैप्टर 7 में ये है कि कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट। तो मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करती हूँ, 0 सेल्सियस, फिर 10, फिर 20 एंड देन 30। अब मुझे फ़ारेनहाइट का बताएं कि क्या आता है 0